छात्रों, आज हम लोग बीकॉम पार्ट 3 के 7th पेपर टैक्सेशन एंड अकाउंटिंग, या जिसे इनकम टैक्स कहते हैं, इनकम टैक्स एंड अकाउंट की चर्चा करेंगे। इसमें पिछले क्लास में हम लोगों ने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के दो लेक्चर हम लोगों के हो गए हैं। हम लोगों ने 2 क्लासेस इसके लिए संपन्न किया है। पहले क्लासेस में हमने देखा कि किनको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में किस तरह के इनकम को रखा जाता है, और दूसरे में उसका विस्तृत वर्णन देखा, जैसे डिविडेंड या इंटरेस्ट फ्रॉम सिक्योरिटीज या अन्य जो भी इनकम के जो स्रोत थे। अब इसमें जो हमारा इंटरेस्ट फ्रॉम सिक्योरिटीज है, इसमें कुछ बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है विद्यार्थी के रूप में, या कल हम इनकम टैक्स के अधिकारी हो गए तो उस रूप में भी हमें जानना जरूरी है, और यदि हम टैक्स पेयर्स हैं, करदाता हैं, तब भी हमें जानना चाहिए ऐसी चीजों को। इसमें एक आता है कि बॉन्ड वाशिंग ट्रांजैक्शन, एक टर्म है, दिखावटी लेन देन। एक्चुअली यह कोई चैप्टर नहीं है, या इसी में इंटरेस्ट फ्रॉम सिक्योरिटीज में ही यह दिखाया जाता है टैक्स की चोरी कैसे की जाती है और उसे किस प्रकार से रोका जाएगा। यहाँ चूंकि हमारा उद्देश्य, हमारा जो अध्ययन का जो क्षेत्र है वह चोरी करना या चोरी करना सिखाना नहीं है, बल्कि हमारा क्षेत्र है कि नहीं, हम फेयर, ट्रू एंड फेयर किस तरह से हम जो है चित्रण प्रस्तुत कर सकते हैं। तो वैसी स्थिति में हम यह जानना चाहेंगे कि यह बॉन्ड वाशिंग ट्रांजैक्शंस होते क्या है। तो ये जो बॉन्ड वाशिंग ट्रांजैक्शंस हैं, ये वास्तविक न होकर कृत्रिम या कागजों पर होते हैं। कहने का अर्थ है कि ट्रांजैक्शन माने लेन देन, जैसा कि नाम है इसका कि दिखावटी लेन, मन दिखावे के लिए, वास्तविक वह लेन देन हुआ नहीं, तो उसी को कहा जा रहा है कि ये जो होते हैं ये वास्तविक न होकर के कृत्रिम या कागजों पर होते हैं, दिखावे के लिए होते हैं। और यह सच्चाई है कि यह ब्याज कर चोरी का एक तरीका है। अब इसमें होता क्या है, हम लोग इस पर ध्यान दें कि यह ब्याज की देय तिथि के आसपास उच्च आय वालों द्वारा निम्न आय वालों को प्रतिभूतियां हस्तांतरित करके कर बचाने का एक तरीका है। अब यहां समझा जाए, क्योंकि टैक्स देने की एक सीमा निर्धारित है कि इससे, जैसा कि हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं, चाहे वो सैलरी हो, चाहे हाउस प्रॉपर्टी हो, या बिजनेस या प्रोफेशन, कैपिटल गेन, तो उसमें हम लोग यह देखते आ रहे हैं कि एक निश्चित सीमा तक आय है आपकी, चाहे जिस स्रोत से हो, तो आपको टैक्स नहीं देना। लेकिन उस सीमा से जब ऊपर आय होती है तो वैसी स्थिति में टैक्स देना होता है। तो वैसे ही है कि अगर सिक्योरिटीज से इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसका भी एक सीमा है, इस सीमा तक आपको टैक्स नहीं देना है। क्योंकि अब यहाँ उच्च आय वाला इसलिए कहा गया कि मान लीजिए जो सीमा पार कर गया हो, अब वह कहीं से बच नहीं सकता है, तो उनके द्वारा यह किया जाता है। वे करते क्या है कि इसे कहता है, कभी कभी प्रतिभूति धारक जो है ब्याज की देय तिथि के कुछ दिन पहले अपनी प्रतिभूतियां अपने किसी मित्र या रिश्तेदार या जान पहचान वाले ऐसे लोगों को हस्तांतरित कर देते हैं जिनकी कर योग्य आय या तो होती ही नहीं है, अथवा अगर होती हुई है तो बहुत कम होती है। तो ऐसा करने से
प्रतिभूति का ब्याज उस क्रेता की आय में शामिल हो जाता है। अब ध्यान दिया जाए, क्यों शामिल हो जाता है? क्योंकि प्रतिभूति पर यह तय रहता है कि ब्याज की देय तिथि, जैसे जो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि उस पर जिस व्यक्ति ने प्रतिभूति खरीदा है उसका नाम रहेगा और यह तय रहेगा उसका वर्ष कितने दिनों के लिए खरीदा है, उसका वर्ष की सीमा तय रहेगी और उस पर कितना ब्याज दिया जाएगा, उसका प्रतिशत रहेगा, साथ ही समय भी रहेगा कि कब ब्याज दिया जाएगा। मान लीजिए प्रतिभूति का ब्याज हो सकता है कि छमाही दिया जाता हो या वार्षिक दिया जाता हो। तो मान लीजिए, सपोज कीजिए कि अगर वार्षिक ब्याज दिया जाता हो तो अक्सर हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, हमारा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को समाप्त होता है। तो हम लोग सपोज करें कि 31 मार्च को जो है ब्याज मिलेगा। तो यह जो उच्च आय वाला है, जिसके पास सिक्योरिटीज है, जो सिक्योरिटीज होल्डर है, वह क्या करता है? वह जो है अब जनवरी या फरवरी में वह सिक्योरिटीज जो है किसी तीसरे, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, अपने परिचित या अपने रिश्तेदार या अपने जान पहचान वाले मित्र को जो है जिस पर उसका विश्वास है, तो उसके नाम से ट्रांसफर कर देता है, अर्थात उसको बेच देता है। तो अब चूंकि 31 मार्च को सिक्योरिटी होल्डर कौन हो गया? उसका मालिक जो जिसे बेचा गया वह क्रेता हो गया। तो अब उसके खाते में ब्याज आया, वह उसकी आमदनी माना जाएगा। ब्याज मिला नहीं, लेकिन अब ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी कौन हो गया? वो जिसके पास सिक्योरिटी है, अभी ट्रांसफर होके गई है। और फिर 31 जब ब्याज की तिथि समाप्त हो जाती है तो फिर वापस ट्रांसफर करवा लेता है वह व्यक्ति उससे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अब चूंकि इस पर उसकी आमदनी नहीं आई, इस ब्याज नहीं आया, तो इसे टैक्स नहीं देना पड़ा, और अगले को या तो उसकी आय कम है, टैक्सेबल है ही नहीं, या अगर है भी तो कुछ टैक्स लगा, और ये लोग के बीच में आपस में जो है हो जाता है। तो वो उसी चीज को कहा जा रहा है कि ऐसा करने से जी ब्याज उस क्रेता की आय में शामिल हो जाता है, परंतु उस पर कर का दायित्व नहीं बनता, या यदि बनता भी है तो बहुत कम, क्योंकि उसकी आय बहुत कम होती है। तो ब्याज की देय तिथि समाप्त होने के बाद वे उन प्रतिभूतियों को पुनः अपने नाम से हस्तांतरित करके अथवा उन्हें क्रय करके उनके स्वामी बन जाते हैं। फिर साल भर वही चला, फिर साल भर के बाद फिर वही माने जो काम किया। तो जो दिखावटी लेन देन है, यह वास्तव में प्रतिभूति का इसमें हस्तांतरण नहीं होता है, केवल पुस्तकीय प्रविष्टियां ही होती हैं। अब मैंने कुछ नहीं करना है, सिर्फ कागज में दिखा देना है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि पुस्तकीय प्रविष्टियां जो है द्वारा जो हस्तांतरण का लेखा हो जाता है। इस प्रकार किए जाने वाले लेन देन आयकर की चोरी मानी जाती है। अब यहाँ सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि इस चालाकी वाले लेन देन से आयकर विभाग को क्षति होती है, उसको हानि पहुंचती है। तब है कि तो आयकर विभाग ऐसे तो बैठा नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति आने पर अब इनकम टैक्स एक्ट में भी जो है इसके लिए प्रावधान किया गया है कि इसको रोका कैसे जाए। तो इसे रोकने के लिए इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 94 के अंतर्गत यह नियम बनाया गया है कि यदि कोई करदाता पुस्तकीय प्रविष्टियों द्वारा प्रतिभूतियों के साथ इस तरह की वारदात करता है, इस तरह का कार्य करता है, तो कर निर्धारण अधिकारी उसी व्यक्ति की कुल आय में ब्याज को जोड़ेगा जिसने इन प्रतिभूतियों को इस प्रकार बेचकर आयकर से बचना चाहा था। करेगी यदि उसको पकड़ने का तरीका समझ गया है, क्योंकि आप चूंकि बार बार आप करेंगे, बार बार करते हैं बचाने के लिए, तो ऐसी स्थिति में अगर वह
इस बात से पूरी तरह जो है विश्वस्त हो गया कि नहीं, इन्होंने जानबूझ करके ऐसा किया है, कर चुराने के उद्देश्य से किया है, कर की चोरी करने के लिए किया है, तो वैसी स्थिति में वह जो है उन्हीं पर चार्ज कर देगा। ऐसा हो सकता है। अब इसमें है कि अगर वो आयकर से बचना चाहेंगे तो उन्हें बचने नहीं दिया जाएगा, अर्थात इस आय को हस्तांतरणकर्ता की आय में जोड़कर उसकी कुल आय की गणना की जाएगी। अब उससे बच गए। लेकिन अब इसमें भी है कि कोई जरूरी नहीं है, कुछ परिस्थिति बस भी हो सकता है, इसलिए कुछ अपवाद भी हैं। अब हम उन अपवादों की चर्चा करेंगे, क्योंकि हम यह तो समझ गए कि बॉन्ड वाशिंग ट्रांजेक्शन होता क्या है। तो अब हम इसमें कुछ अपवाद हैं जिसकी चर्चा करेंगे कि किन किन परिस्थितियों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा, इनकम टैक्स ऑफिसर द्वारा जो है उस पर उसको दंडित नहीं किया जाए। उसमें है कि निम्न स्थितियों में कर निर्धारण अधिकारी उपर्युक्त नियम लागू नहीं करेगा। पहला, यदि करदाता कर निर्धारण अधिकारी को संतुष्ट कर दे कि उसके व्यवहार से कर की कोई चोरी नहीं हुई है। दूसरा, यदि करदाता कर निर्धारण अधिकारी को संतुष्ट कर दे कि इस प्रकार से कर की बचत नियमित रूप से नहीं की जाती है, वरन यह कभी अकस्मात हो गई है, गलती से हो गई है, जानबूझ करके नहीं किया गया है। मोटा मोटी कहने का तात्पर्य है जैसे पिछले 3 वर्ष में इस प्रकार के कर की कोई चोरी नहीं की गई है। तो अगर ऐसी स्थिति में वह कर निर्धारण अधिकारी को संतुष्ट कर देता है और उसके बातों से वो संतुष्ट हो जाता है, तो उस पर कोई फाइन नहीं की जाएगी। अन्यथा ऐसा भी किया जा सकता है। तो छात्रों, यह तो हो गया बॉन्ड वाशिंग ट्रांजेक्शन, दिखावटी लेन। और कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स की हम लोग बात कर रहे हैं कि कुछ टर्म्स हैं जो आते हैं और जिसे हम लोगों को समझना जरूरी होता है। अब दूसरा टर्म आता है कैजुअल इनकम, आकस्मिक आय। यदि किसी करदाता को आय बिना पूर्वानुमान के संयोगवश प्राप्त हो जाती है और वह आय बार बार होने वाली प्रकृति की नहीं है, तो ऐसी प्राप्त आय आकस्मिक आय है। हम लोग पीछे भी चर्चा कर चुके हैं इस तरह का कि मैंने अचानक, वो हमेशा नहीं होती, उस संयोग पर, क्या कहें कि अगर थोड़ा ज्यादा हम विश्वास रखते हैं, कहें कि भाग्यवश, सौभाग्यवश वह आय हो गई, तो वैसी आय जो है वह आकस्मिक आय या कैजुअल इनकम कही जाती है। जैसे इस आय के अंतर्गत हम रख सकते हैं लॉटरी की जीत से आय, घुड़दौड़ से आय, या वर्ग पहेली या ताश के खेल या शर्त लगाने से आय आज शामिल है इस कैजुअल इनकम में। अब हम लोग चर्चा करेंगे, अब तक तो हमने चर्चा किया कि किस आमदनी पर टैक्स लगता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, हम लोग पिछले अध्याय में भी, पिछले जो भी चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा, देखा कि एक पहले तो आमदनी को, सभी आमदनियों को जोड़ दिया जाता है उस स्रोत से जो भी जिस तरह की मिली हुई हो, और इसके बाद उसमें से कुछ इनकम टैक्स के द्वारा कुछ कटौतियां दी गई हैं, कुछ डिडक्शंस हैं, उसे घटा दिया जाता है और जो शेष बचता है वह जो है हमारा टैक्सेबल इनकम होता है उस सोर्स का। उसी तरह से इस सोर्स में भी अब हम कुछ डिडक्शंस की चर्चा करेंगे जो कि इनकम टैक्स अथॉरिटी द्वारा या सरकार का है, सरकार चूंकि यह सरकार की ही बनाई हुई संस्था है तो उसके द्वारा दी गई है।
तो इन कटौतियों को हम ध्यान में रखेंगे। इसमें पहला जो हमारा है कटौती डिडक्शन की प्रतिभूतियों का ब्याज या लाभांश संग्रह करने के लिए किसी बैंक अथवा अन्य व्यक्ति को दिए कमीशन अथवा पारिश्रमिक की उचित राशि। अब मान लीजिए कि प्रतिभूति के ब्याज की बात हम करें या लाभांश उसका संग्रह करने में अगर किसी बैंक या कोई जो ब्रोकर हो अगर उसको हम कोई कमीशन दिए हों अथवा कोई रेम्यूनरेशन दिए हों तो वह जो उचित राशि है वह कटौती योग्य होगी। दूसरा, प्रतिभूतियों या अंशों में विनियोजित या विनियोग करने के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज भी कटौती योग्य है, बशर्ते ऋण की राशि वास्तव में इसी उद्देश्य के लिए प्रयोग की गई। अब यह ध्यान कि प्रतिभूति मान लीजिए हम कोई भी करदाता खरीदता है या शेयर खरीदता है कोई या कोई सिक्योरिटीज खरीदा, उसमें विनियोग उसको खरीदने के लिए या दूसरे शब्दों में हम कहें तो उसमें विनियोग करने के लिए हो सकता है वो कहीं से ऋण लिया हो, बैंक से ऋण लिया हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कहीं से जो ऋण लिया है, तो ऐसी स्थिति में उस ऋण पर देय ब्याज जो है वो कटौती योग्य होगी, क्योंकि वो ऋण लेकर के उसने इन्वेस्टमेंट किया, उसने सिक्योरिटीज खरीदी या शेयर खरीदा, तो वैसी स्थिति में जो है उस पर उसको ब्याज देना पड़ रहा है, तो जो उसकी इन्वेस्टमेंट से जो ब्याज मिलेगा उस ब्याज में से उसके द्वारा दिए जाने वाले ब्याज की कटौती होगी। तो उसमें वो है, यदि लाभांश कर मुक्त है तो उपर्युक्त वर्णित खर्चों की कटौती नहीं होगी। अगर कहता कि लाभांश पर कोई कर न लगता हो, न कर मुक्त का मतलब कि कोई कर न लगता हो, तो ऐसी स्थिति में खर्च की कटौती नहीं होगी। लेकिन अगर करयुक्त है या अगर उसने शेयर खरीदा है तो वहां तो कर मुक्त की बात नहीं होती है, तो उस पर जो है कटौती मिलेगी। तीसरा, यदि प्रोविडेंट फंड आदि में कर्मचारी का अंशदान करदाता या नियोक्ता की आय माना गया हो, तो यदि नियोक्ता द्वारा वह राशि कर्मचारियों के खाते के संबंधित फंड में देय तिथि तक जमा कर दी जाए तो वह कटौती होगी। अब यहां ध्यान दिया जाए कि यदि प्रोविडेंट फंड आदि में कर्मचारी का अंशदान करदाता की आय मान लिया जाए, तो यदि नियोक्ता द्वारा वह राशि कर्मचारियों के खाते में जो है संबंधित, क्योंकि पहले तो होता है कि कटौती होती है और कटौती के बाद तब पीएफ अकाउंट में डाली जाती है, तो वही कह रहा है कि अगर सिर्फ कटौती करके उन्होंने पीएफ अकाउंट में नहीं डाला तो वैसी स्थिति में वह नियोक्ता की आय मान ली गई, एम्प्लॉयर की आय मान ली गई। लेकिन अगर उसने प्रोविडेंट फंड में डाल दिया है तो कह रहा है कि वो जो है वह देय तिथि तक जमा कर दी जाए तो वह कटौती होगी। चौथा है, मशीन, प्लांट अथवा फर्नीचर किराए से उठाने पर आए। मान लीजिए किसी मशीन को, चूंकि हम कोई बिजनेस किए हैं उसमें हमने मशीन लगाया है, प्लांट या फर्नीचर हमारा है, उसको हम आवश्यकता अनुसार किराए पर हमने लगा दिया, तो उस पर करें कि उस पर तो अगर अन्य साधनों से आय के शक में अगर इस आय में करोगे, क्योंकि या तो वहां चूंकि व्यवसाय में लगाया है तो वहां होगा, लेकिन अगर उसको किराए पर लगा रहे हैं क्योंकि वो किराए पर उठाना उनका व्यवसाय नहीं है, इसलिए वह अन्य साधनों में आय में आएगी, क्योंकि हमने आय के स्रोत में देखा अदर सोर्सेज में कि उसमें उसको जोड़ा जाएगा, वहां कहा गया। तो अभी कह रहा है कि अगर वो यहाँ आती है अन्य साधनों से आय के शक में कर योग्य है, तो ऐसे में कुछ कटौतियां हैं जो कि दी जाएंगी, उसी प्रकार दी जाएंगी जिस प्रकार व्यवसाय अथवा पैसे के लाभ के शीर्षक में दी जाती है। वहां पर हम लोगों ने इसका अध्ययन किया है, तो उसी आधार पर दी जाएंगी। क्या है भाई? इसमें पहला है कि भवन, मशीन,
प्लांट अथवा फर्नीचर के संबंध में चालू मरम्मत हो गया, अर्थात उसके किराए को जब आय माना गया तो उसका जो चालू जो मरम्मत होगा, जो सामान्य मरम्मत होगा, उस पर जो खर्च हुआ होगा उसकी कटौती मिलेगी। दूसरा है कि भवन, मशीन, प्लांट अथवा फर्नीचर का नुकसान अथवा बर्बादी के जोखिम के संबंध में दिया हुआ बीमा, अगर मान लीजिए उसको जो है उसका इंश्योरेंस कराया गया है तो वैसी स्थिति में जो इंश्योरेंस का प्रीमियम होगा उसकी कटौती मिलेगी। तीसरा है कि भवन, मशीन, प्लांट अथवा फर्नीचर पर ह्रास, क्योंकि ह्रास जो है एक प्रोविजन है, एक प्रावधान ही है, तो उसका ह्रास का जो है वह कटौती मिलेगा। तो यह तो हो गया मशीन, भवन या फर्नीचर को किराए पर उठाने के लिए। यह हमारा चौथा पॉइंट था। अब इसमें हम लोगों ने 3 पॉइंट देखा कि मैंने किस स्थिति में जो है कौन कौन से खर्चे का छूट मिलेगा। अब हमारा 5वां पॉइंट है कि मृतक कर्मचारी की विधवा अथवा उसके उत्तराधिकारियों को प्राप्त फैमिली पेंशन के संबंध में ऐसी आय के 33.1/3% अथवा 15,000 दोनों में से जो कम हो, अर्थात मृतक जो कर्मचारी है उसकी विधवा को अथवा उसके उत्तराधिकारी को जो भी फैमिली पेंशन के संबंध में जो राशि मिलती है उसका 33.1/3% अथवा 15,000 दोनों में से जो कम हो उसकी वैधानिक कटौती, मैंने स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में यह दिया जाएगा, उसकी पेंशन में से इतना ही जाएगा। छठा, सिकमी किराएदार से प्राप्त किराए में से मकान के स्वामी को चुकाया गया किराया। सिकमी किराएदार क्या है? सिकमी किराएदार कहते हैं, जैसे मान लीजिए, हालांकि इसको हम लोग मकान संपत्ति से आय में समझ लिए हैं, लेकिन फिर भी एक मैं जानकारी के तौर पर आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए मैंने किसी से किराए पर मकान लिया, अब उसमें उस मकान का कुछ पोर्शन मैंने किसी तीसरे को किराए पर उठा दिया, तो हम जो होंगे सिकमी किराएदार, क्योंकि एक्चुअली हम मकान के मालिक नहीं हैं, मालिक दूसरा है, तो हम सिकमी किराएदार कह रहे हैं। तो वही कह रहा है कि सिकमी किराएदार से प्राप्त किराए में से मकान के स्वामी को चुकाया गया किराया, मरम्मत, व्यय आदि कटौती हो गया है। अब हो गया क्या कि मकान मालिक ने हमें किराए पर दिया, उसको अपनी आय पर टैक्स देना है, और मैंने जो है किसी तीसरे को दे दिया तो मुझे भी आमदनी मिली, तो मेरी आमदनी जो होगी वो टैक्सेबल होगी। लेकिन उसी के यहाँ चूंकि हम लोग डिडक्शन की बात कर रहे हैं, तो कह रहा है कि अगर हमने जितना किराया चुकाया है, मान लीजिए हमको जो किराया जितना चुकाया है अब मकान मालिक को या मकान के स्वामी को, तो वह किराया या मरम्मत का व्यय आदि वो जो होंगे वो कटौती होंगे। 7वां है कि अन्य कोई व्यय, चाहे वो पूंजीगत हो या व्यक्तिगत व्यय, इनको छोड़ करके जो पूर्णगत या पूर्ण रूप से ऐसी आय कमाने के लिए व्यय किया गया है, यानी कहने का मतलब कोई व्यय पूंजीगत नहीं, उनको छोड़ देना है, या व्यक्तिगत रूप से आपने किया छोड़ देना है। लेकिन अगर ऐसी आय कमाने के लिए, मान लीजिए मकान को या हमारी मशीन है उसको बनवाने में कुछ खर्च लगा है, तो उसी कार्रवाई कर रहा है कि अगर कोई व्यय है तो उसका कटौती मिलेगा। 8वां है क्षतिपूर्ति पर प्राप्त ब्याज की राशि में से राशि जो है, राशि का जो प्राप्त राशि है उसका 50% कटौती हो गया है। इस संबंध में और कोई कटौती नहीं मिलेगी। अब ये तो हो गया कि क्या क्या डिडक्शंस मिलेंगे, ये डिडक्शन की बात हो गई। अब हम चर्चा करेंगे कि जो है अमाउंट नॉट डिडक्टेबल, अर्थात कौन कौन अमाउंट है जो कि डिडक्ट नहीं होंगे, न काटी जाने वाली राशियां। कुछ ऐसी भी हैं जो काटी नहीं जाएंगी, जिनका डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो इसमें है
इस शीर्षक में निम्न कर योग्य आय की गणना करने के लिए निम्न कटौतियां नहीं मिलेंगी। पहला, करदाता के व्यक्तिगत व्यय, अर्थात करदाता ने अपना कोई व्यक्तिगत व्यय किया हो तो उसकी कटौती नहीं मिलेगी। दूसरा, भारत के बाहर दिया हुआ कोई ब्याज यदि उस पर कर न चुकाया गया हो अथवा उद्गम स्थान पर कर की कटौती न की गई हो। कहेंगे अगर भारत के बाहर कोई ब्याज दिए हुए हैं और वहां आपने टैक्स नहीं चुकाया है या टैक्स एट सोर्स न कटौती किया गया हो तो आपको यहां छूट नहीं मिलेगी। अगर वहां किया गया है तो छूट मिलेगी। तो अगर ऐसा है नहीं किया गया है तो वैसी स्थिति में नहीं मिलेगी। तीसरा है कि वेल्थ टैक्स की चुकाई गई राशि, जो धन कर जो हम चुकाते हैं उसका करेंगे उसकी राशि पर जो है उसकी छूट नहीं मिलेगी। चौथा है कि यदि किसी व्यय का भुगतान 10,000 या 35,000 रुपए से अधिक हो और वह अकाउंट पे चेक अथवा अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट या बैंक के माध्यम से न करके नगद या किसी अन्य प्रकार से किया जाए। अगर कोई व्यय होता है जो एडमिसिबल है, जो डिडक्टेबल है, तो उसका भुगतान हमेशा ध्यान रहे कि वह अकाउंट पे चेक या अकाउंट पे ड्राफ्ट बैंक ड्राफ्ट के द्वारा ही पे होना चाहिए। मैंने कहने का तात्पर्य है कि अगर आप नगद, अगर आपने कहा कि हम नगद दे दिया, हो सकता है न दिए हो, उसका कोई प्रमाण नहीं है, तो प्रमाणित होना चाहिए। चाहे आजकल आरटीजीएस, नेफ्ट, ऑनलाइन, मैंने कई तरह के तरीके हैं, अर्थात जिसका कोई प्रमाण हो। यदि आपने व्यय का भुगतान किया है तो उसका प्रमाण होना चाहिए। बिना प्रमाण के मौखिक या यह कह के कि हमने नगद भुगतान कर दिया है, इस तरह की व्यय की कटौती नहीं मिलेगी। पांचवा कहता है कि लॉटरी या घुड़दौड़ से मिलने वाली या लॉटरी, जुआ, घुड़दौड़ आदि के संबंध में किए गए किसी व्यय की कटौती नहीं मिलेगी। अब यहां ध्यान देने योग्य बात है, बाकी में तो कहा कि यदि आपने कुछ व्यय किया है, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है तो उसकी कटौती मिलेगी। लेकिन अगर सपोज किए कि लॉटरी, जुआ, घुड़दौड़ आदि के संबंध में यदि जो भी व्यय वास्तव में आपने किया है तो उसकी भी कटौती नहीं मिलेगी। ये सपोज कीजिए, मान लीजिए हम लॉटरी की बात करें तो लॉटरी, जैसे हमने 100 रुपए का लॉटरी खरीदा और 100 रुपए की जब लॉटरी हम खरीदे तो मान लीजिए हमको जो भी लॉटरी लगी तो उसमें चूंकि हमारे पास रसीद रहेगा तभी हमें वो लॉटरी का इनाम मिलेगा, तो हम वो जो 100 रुपया है हम उसमें से डिडक्शन नहीं कर सकते हैं। हमको अगर मान लीजिए कि 1 लाख की लॉटरी लग गई तो हमको 1 लाख रुपए पर टैक्स चुकाना होगा। जो भी टैक्स का रेट होगा, रेट ऑफ टैक्स जो होगा 30% हो, 33% जो होगा तो वह चुकाना होगा। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा इसमें 100 रुपया लग गया है, या मान लीजिए हम लॉटरी का धंधा करते हैं, हम रोज 100 रुपए की लॉटरी हो सकता है, हम हजारों रुपए, 2000 लॉटरी के टिकट पर हम जो है हम 50 करोड़ टिकट खरीद लिए, हमारे 10-20 हजार रुपए खर्च हो गए हैं और हमें बार बार प्रत्येक लॉटरी पर तो इनाम मिलना संभव नहीं है। हमें मान लीजिए कि एक बार इनाम मिल गया, हम यह नहीं कह सकते कि पीछे हमने इतना खर्च किया है, उस खर्च की हमें कटौती मिले, वो कटौती नहीं। उसी तरह घुड़दौड़ में मान लीजिए, या जो है हम लगाते हैं सट्टा, रेस के लिए लगाते हैं, सट्टा लगाते हैं कि इतना रुपया हमें मिल गया, मान लीजिए कि हमने लगाया 1 लाख रुपया, हमें मिल गया 10 लाख रुपए इनाम के तौर पर, तो हमारा वो जो 1 लाख रुपया होगा वह कटौती योग्य नहीं होगा। वह पूरा का पूरा 10 लाख जो है वह पूरा का पूरा टैक्सेबल इनकम हमारा माना जाएगा और उस पूरे पर टैक्स लगेगा। तो यही हम लोगों को ध्यान देना है कि कटौती के संबंध में। तो छात्रों, हम लोगों ने इनकम टैक्स का के अनुसार जितने भी सोर्सेज हैं
इसमें इसका अंतिम जो सोर्स था या पांचवा सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसका हम लोगों ने अध्ययन किया। इसको हमने 3 चैप्टर में बांट के अध्ययन किया है सुविधा के ख्याल से, ताकि आप लोग भी ठीक से इसे समझ सकें और आवश्यकता पड़ने पर इसमें अगर कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो उसको इस ई नोट्स के माध्यम से आप जो है देख सकें, और उसके बाद भी यदि किसी तरह का कंफ्यूजन हो, कोई शंका हो, तो उसके लिए आप कमेंट अवश्य भेजें। बस, धन्यवाद।